हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग फाइनली कवर करने जा रहे हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल का चैप्टर 5, जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाकलाप, उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 में एक्सप्लेनेशन पढ़ा है। जो भी नहीं पढ़े उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लस आप प्ले लिस्ट में जाकर के भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे ज्योग्राफी के पहले बुक की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, यानी प्राथमिक क्रियाकलाप से आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और प्राथमिक क्रियाकलाप के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खास करके और सब्जेक्टिव भी ज्यादा ही पूछे जाते हैं, इसलिए आपको शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास को देखनी है, पूरा क्वेश्चन को कवर करना है। आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो सारा चीज आपको याद होगा, बस सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनना, यही याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि याद करने का भी एक बेस्ट तरीका है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन की अगर बात करें, पूछा गया कि निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा था कि एकल कृषि का मतलब होता है एक ही फसल का उत्पादन जिस कृषि में हो उसको कहते हैं एकल कृषि। एक ही फसल का उत्पादन जिस प्रकार की कृषि में की जाती है उसको कहते हैं मोनोकल्चर यानी एकल कृषि। ठीक है, लेकिन अगर देखिएगा रोपण कृषि में एक ही प्रकार के फसल का उत्पादन किया जाता है, डेयरी कृषि में एक ही प्रकार के पशुओं का पालन किया जाता है ना, वाणिज्य अनाज कृषि में एक ही प्रकार के अनाज का उत्पादन किया जाता है। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था कि मिक्स्ड फार्मिंग होता है, यानी मिश्रित कृषि में फसल की उत्पादन के साथ साथ चारे का फसल का भी उत्पादन होता है। चारे का फसल जो होता है उसका भी उत्पादन होता है, यानी जितना फसल उत्पादन को इसमें महत्व दिया जाता है उतना ही पशुपालन को इसमें महत्व दिया जाता है। साथ ही हम यह कहेंगे कि मिश्रित कृषि में फसल के उत्पादन के साथ साथ पशु का पालन भी किया जाता है, इसलिए यह कृषि आपका मिक्स्ड फार्मिंग यानी मिश्रित कृषि कहलाएगा, यह एक फसली कृषि नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मिश्रित कृषि एकल कृषि नहीं है, वो उसमें एक से अधिक प्रकार की खेती की जाती है, एक से अधिक प्रकार के उसमें जो है प्रोडक्ट उत्पाद किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा किस फल को सुखाकर मुनक्का और किशमिश बनाई जाती है ना, विच फ्रूट इज ड्राइड टू मेक रेजिन्स। तो यानी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है हर बोर्ड में, कोई भी बोर्ड उठा करके देख लीजिए। ठीक है, तो यहां हम लोग देखेंगे कि मुनक्का और किशमिश जो बनता है वो बनता है अंगूर को सुखा करके, यानी जो अच्छे क्वालिटी के जो अंगूर होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में। किसके बारे में? भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में, जिसमें क्या किया जाता है, खट्टे रसदार फल की खेती की जाती है। किसमें? खट्टे रसदार फलों की खेती की जाती है, और इसका मुख्य जो फसल है वो क्या है? अंगूर ही है। मुख्य फसल कौन है? अंगूर है। और अंगूर जो होता है अच्छे क्वालिटी का, उच्च गुणवत्ता वाले अंगूर से क्या बनाए जाते हैं? मदिरा बनाए जाते हैं। क्या? मदिरा बनाए जाते हैं। और थोड़ा सा निम्न क्वालिटी के जो अंगूर होते हैं उससे मुनक्का और किशमिश बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो बनता है ये किससे? आपका अंगूर से बनता है, यानी ऑप्शन आपके बी लॉक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें प्यारे बच्चों, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। प्यारे बच्चों, जो भी आप बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, टारगेट फॉर 50+ बैच, इस नंबर पर आप कॉल करेंगे 9263024692, क्योंकि आपकी जो टारगेट फॉर 50+ बैच की जो खासियत है उसमें आपकी लाइव क्लास चलती है, पीडीएफ आपको रोज मिलता है ना, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मॉक टेस्ट ये सारी चीज मिलती है। ए टू जेड कंटेंट आपका टारगेट बैच में ही दिया गया है। फुल्ली अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये टारगेट बैच ज्वाइन करना बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, जो ऑफर चल रहे तो आप इसका लाभ उठाएं। ठीक है, तो ये जो है आपका नंबर रहा, इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए ऐप को और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सारी चीज आपकी क्योंकि अच्छी तरह से जुड़ रहिएगा तभी अच्छी तरह से तैयारी हो पाएगी। ठीक है, अब देखिएगा निम्न में से किस प्रकार की कृषि खट्टे रसदार फलों की कृषि है? तो हम लोग कई बार पढ़े हैं कि भूमध्य सागरीय कृषि जो है, भूमध्य सागर के बगल में जो कृषि की जाती है वही कहते हैं भूमध्य सागरीय कृषि, और यही कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है, जैसे कि अंजीर हो जाएगा, अंजीर क्या है, उसके बाद जैतून हो जाएगा, अंजीर उसके बाद जैतून हो जाएगा, ये सब क्या है? खट्टे रसदार फलों की कृषि इसमें की जाती है। तो ऑप्शन आपके फाइनली क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, आपके स्क्रीन पर पूछा गया है निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल कौन नहीं होगा? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल शानदार आंसर आ रही है ना। इसी तरह से सारी क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोगों को। चलिए, बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि सिंपल और आसान क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं और सभी क्वेश्चन का हम लोगों को आंसर देते हुए चलना है। सभी क्वेश्चन का हम लोगों को जो है आंसर देते हुए चलना है। ठीक है, पूछा गया कि रोपण फसल नहीं है, कॉफी आपका रोपण फसल है ना, गन्ना आपका रोपण फसल है, रबर भी रोपण फसल है, लेकिन गेहूं जो है ये आपका खाद्य
खाद्य फसल है। गेहूं क्या है? आपका खाद्य फसल है। ये आपकी किस में आ जाएंगे? ये आपके चावल रहित कृषि में आ जाएंगे। कॉफी है ना, कॉफी का उत्पादन काफी ज्यादा कर्नाटक में होता है। सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन हमारे देश में किस राज्य में? कर्नाटक में होता है, सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है। उसके बाद अगर देखें गन्ना का उत्पादन है ना, उसके बाद रबर का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? मलेशिया में होता है। रबर का उत्पादन सबसे ज्यादा मलेशिया में होता है। ये सारी चीज आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब चलिएगा आगे की अगर बात करें, पूछा गया है कि निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है ना। सहकारी कृषि जो है सबसे ज्यादा सफल रही किस देश में? फटाफट बताइएगा। बिल्कुल सिंपल और आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा है तो सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आसान लगता होगा। प्यारे बच्चों, अगर हम देखें सहकारी कृषि को सफल बनाने के लिए, सहकारी कृषि क्या होता है? किसान मिलजुल करके एक सहकारी संगठन बनाते हैं और उसी में मिलजुल करके खेती करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ की प्राप्ति हो। अकेले अगर किसान खेती करते हैं तो उनको ज्यादा लाभ की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए वो लोग मिल करके खेती करते हैं सहकारी संगठन बना करके। तो इस प्रकार की कृषि को सहकारी कृषि कहेंगे। और सहकारी कृषि को बढ़ावा देने के लिए सहकारी आंदोलन चली थी, जो आंदोलन डेनमार्क, नीदरलैंड, हॉलैंड ये सारे कंट्री में चले थे, लेकिन सबसे ज्यादा सफलता अगर मिली थी तो वो डेनमार्क में मिली थी। तो ऑप्शन आपके बी लोग हो जाएंगे, यानी किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? तो डेनमार्क में किया गया, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है? ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है प्यारे बच्चों, ट्रक फार्मिंग। देखिए फल और सब्जी की कृषि जो है ट्रक फार्मिंग कृषि कहलाती है। और यह कृषि जो है इसका प्लॉट छोटा होता है, इस जिसको क्या कहते हैं? ट्रक फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रक फॉर्म कहते हैं इसको, समझ गए। और यह कृषि नगर के बगल में की जाती है और इसमें सब्जी की कृषि प्रमुख रूप से की जाती है। और सब्जी को एक रात में, वन नाइट में कोई ट्रक खेत से यानी प्लॉट से उठा करके है ना, उसको लोड करके एक ही रात में बाजार पहुंचा देता है, इसलिए इस प्रकार की कृषि का नाम ट्रक फार्मिंग कृषि पड़ गया। क्या पड़ गया? ट्रक फार्मिंग कृषि पड़ गया। यानी ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। रेशम उत्पादन, है ना, रेशम उत्पादन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ा था, है ना, हम लोगों ने पढ़ा था कि रेशम की खेती को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। अंगूर की खेती को विटीकल्चर, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर, है ना। उसके बाद जो है फल और सब्जी की कृषि को हॉर्टिकल्चर, है ना। बागवानी को क्या कहते हैं? मार्केटिंग एग्रीकल्चर कहते हैं, ठीक है। तो एपीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर, एग्रीकल्चर, ये सब अगर कल्चर पूछेगा ना तो ये सारे क्या है? आपके प्राथमिक क्रियाकलाप है, जो सारे जो है आपकी कृषि के अंतर्गत आते हैं। और कृषि जो है किसमें पहले से इंक्लूड है? पहले से किसमें सम्मिलित है? प्राथमिक क्रियाकलाप में सम्मिलित है, ठीक है। अब देखिएगा आगे जो पूछा गया है कि फूलों की कृषि को क्या कहलाते हैं? देखिएगा फूलों की कृषि सबसे ज्यादा नीदरलैंड में की जाती है। नीदरलैंड जो है यूरोप में एक ऐसा कंट्री है नीदरलैंड, जहां काफी ज्यादा फूलों का उत्पादन किया जाता है। और ट्यूलिप नाम का जो खेल है, ट्यूलिप नाम का जो फूल है, ट्यूलिप नाम का फूल जो नीदरलैंड में काफी मात्रा में, है ना, उत्पादित की जाती है। तो इसका मांग यूरोपियन कंट्री में काफी ज्यादा है, इसका मांग यूरोपियन कंट्री में काफी ज्यादा है। तो यहां जो देखिएगा फूलों की कृषि को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको फ्लोरिकल्चर, क्योंकि फ्लावर की खेती को क्या कहेंगे? फ्लोरिकल्चर कहेंगे। तो आप देखिएगा, है ना, इसको कहेंगे फ्लोरिकल्चर। यहां दिया गया है फ्लोरिकल्चर यानी पुष्प, यानी फूल। पुष्प का मतलब होता है फूल, पुष्प का उत्पादन करना मतलब पुष्पोत्पादन, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे कि अंजीर हो जाएगा, ये आपका खट्टे रसदार फल में आ जाएंगे, है ना। उसके बाद जैतून हो जाएगा, है ना, अंगूर हो जाएगा, है ना, अंगूर हो जाएगा, अनानास हो जाएगा, अनानास हो जाएगा। ये सारे क्या है? खट्टे रसदार फल हैं। और ये सब की कृषि जो संबंधित है हमारे कि भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है। किससे? भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है। यानी ऑप्शन आपके सी लोग हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, पूछा गया है निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया? यूरोपीय, मैंने आपको बताया था कि एक प्रकार की कृषि निरूपण कृषि अंग्रेजों के द्वारा फैलाया गया। और जो भी देश जिस देश पर कब्जा करके रखे थे वही देश ने वहां जबरदस्ती वहां के किसानों से इस प्रकार की खेती करवाई। जैसे कि नील की खेती पश्चिमी चंपारण में करवाए जा रहे थे, है ना। और गांधी जी वहां आए थे 1917 में और आंदोलन चलाए थे, राजकुमार शुक्ल के कहने पर वहां आए थे। नील की खेती किसमें सम्मिलित है? रोपण कृषि में सम्मिलित है। रोपण कृषि में महंगे लेवल का जो फसल है उसका उत्पादन किया जाता है, जैसे कि चाय, कॉफी, कहवा, है ना, गन्ना, ये सब का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार की कृषि पहले तो पूरी दुनिया में नहीं फैली थी, है ना। जब औपनिवेशीकरण बढ़ गया, जब
अंग्रेज हो गया, डच हो गया, फ्रांसीसी हो गया, ये लोग जहां जहां कब्जा किए वहां के किसानों को पकड़ करके जबरदस्ती जो है इस प्रकार की खेती करवाने लगे। तो इस प्रकार की खेती को क्या कहेंगे? रोपण कृषि कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको रोपण कृषि कहेंगे। ठीक है। और प्यारे बच्चों, आपको पता है कि सहकारी कृषि को यानी सामूहिक कृषि को रसिया में क्या कहा जाता है? कोलखोज कहा जाता है। रसिया में, रूस की बात करें यानी यूएसएसआर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, सोवियत संघ, जिसका मुखिया कौन था? रूस था। ठीक है। अब देखिएगा, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? एकल कृषि नहीं है मतलब एकल कृषि किसको कहते हैं? जिसमें एक ही प्रकार के फसल का एक ही प्रकार के प्रोडक्ट किए जाते हैं, उत्पादित किए जाते हैं, उसको क्या कहेंगे? एकल कृषि कहेंगे। चलो फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग, एकल कृषि किसको कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सिंपल और आंसर। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से सारी चीज को आप लोगों को कवर करना है। ठीक है। अब देखिएगा, एकल कृषि की अगर बात करें तो डेयरी कृषि एकल कृषि नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के पशुओं का पालन किया जाएगा और इससे दूध और मांस की प्राप्ति की जाएगी, है ना। रोपण कृषि एकल कृषि नहीं है, क्योंकि अगर इसमें चाय का बगान ही अगर रोपण कृषि अगर हो रही है तो उसमें अगर कॉफी तो कॉफी का ही बगान, उसमें चाय का नहीं, मिक्स नहीं होता है, एक ही प्रकार के फसल का उत्पादन होता है, तो ये भी एकल कृषि है ना। वाणिज्य अनाज कृषि तो इसमें एक ही प्रकार के अनाज का उत्पादन होता है, तो ये भी एकल कृषि है। लेकिन मिश्रित कृषि जो है, मिश्रित कृषि में जो है आपका पशुपालन भी किया जाता है और आपके साथ साथ ना फसल का भी उत्पादन किया जाता है, यानी पशुपालन और फसल उत्पादन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार की कृषि को क्या कहेंगे? मिश्रित कृषि कहेंगे। यानी ऑप्शन आपके बी लोग हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब देखिएगा आगे की अगर बात करें, पूछा गया है निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो यहां जो हो जाएगा अमेजन बेसिन हो जाएगा प्यारे बच्चों। अमेजन बेसिन में इस प्रकार की कृषि नहीं की जाती है। ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए? यानी जब देखिएगा, है ना, धान की कृषि को क्या कहते हैं? ये आपका क्या है? खरीफ फसल है। धान की खेती क्या है? खरीफ फसल है। गेहूं जो है आपका रबी फसल है, गेहूं आपका रबी फसल है। जूट भी आपका जो है, जूट और कपास, इसको क्या कहेंगे? जूट और कपास। जूट कपास, देखो तीन चीज होता है, एक होता है जूट, एक होता है कपास, एक होता है आपका मेस्टा, है ना। ये तीनों प्रकार के जो चीज हैं, ये तीनों जो है आपके रेशेदार फसल में आते हैं। ये तीनों किस में आते हैं? रेशेदार फसल में आते हैं। जूट कपास और मेस्टा, ये आपके रेशेदार फसल में आते हैं। ठीक है। यहां देखिएगा, धान खरीफ फसल है, ये बरसात के मौसम में की जाती है और सबसे कम तापमान ठंडी के दिन में होता है और सबसे कम समय यानी सबसे कम तापमान चाहिए तो गेहूं ठंडी के दिन में होता है, तो ये रबी फसल है और गेहूं जो है इसको सबसे कम तापमान चाहिए, इसलिए यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं हो जाएगा। अब देखिएगा, खरीफ फसल, रबी फसल, एक होता है जायद फसल जो गर्मी के समय में होता है। गर्मी के समय में क्या होता है? जायद फसल, जैसे कि आपका खीरा हो जाएगा, खरबूजा हो जाएगा, तरबूज हो जाएगा, ये सब की खेती को जायद फसल कहते हैं। ठीक है। तो गर्मी के मौसम में जायद फसल, है ना, बरसात के मौसम में खरीफ फसल और ठंडी के मौसम में रबी फसल। समझ गए? ये सारी चीजें हैं। अब चलिएगा आगे की अगर बात करें तो आगे पूछा गया है क्वेश्चन का, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? तो कर्तन एवं दहन कृषि, क्योंकि कर्तन और दहन क्या होता है प्यारे बच्चों? 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। दहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जल करके उष्मा और प्रकाश देती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। ठीक है। कॉम्बिनेशन कहते हैं उसको। ठीक है। और दहन के लिए ऑक्सीजन और ज्वलनशील पदार्थ का होना जरूरी है, साथ ही साथ ताप का होना जरूरी है। ठीक है। ये कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा था। तो मतलब जब जंगल को जलाया जाता था, दहन किया जाता था आदिवासी लोगों के द्वारा, उस प्रकार तब उस पर खेती की जाती थी, तो उसको कहा गया कर्तन एवं दहन कृषि, जिसको आदिकालीन निर्वाह कृषि भी कहते हैं, जिसको झूमिंग कृषि भी कहते हैं, जिसको लदांग भी कहते हैं, है ना। मलेशिया और इंडोनेशिया में उसको लदांग कहते हैं, मैक्सिको और मिल्पा में उसको क्या कहते हैं, है ना, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में उसको मिल्पा कहते हैं। ठीक है। अमेरिका, इसके बाद श्रीलंका में चेना कहते हैं। ठीक है। अलग अलग नाम है अलग अलग कंट्री में। तो वो पूछा गया है कि कर्तन एवं दहन कृषि लोग कौन करते थे? आदिकालीन आदिवासी लोग करते थे। तो ऐसी प्रकार की कृषि को क्या कहा गया? आदिकालीन निर्वाह कृषि कहा गया। क्या कहा गया? आदिकालीन निर्वाह कृषि भी कहा गया। ठीक है। अब चलिएगा अगला क्वेश्चन, भूमध्य सागरीय कृषि, क्वेश्चन ऊपर ही रह गया। देखो यहां पूछा गया है, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में अंगूर की खेती की जाती है? तो कई बार यह क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ कि अंगूर की खेती आपका जो है भूमध्य सागरीय कृषि, यानी जो आपका भूमध्य सागरीय कृषि का जो मेन प्रोडक्ट है, मेन फसल है, मुख्य घटक, ये कई बार पूछा गया है कि भूमध्य सागरीय कृषि का मुख्य घटक कौन सा है? तो अंगूर की खेती, अंगूर इसमें मेन होता है। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, पूछा गया है निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में से कौन सा ग्रामीण अधिवासियों में संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्र में कृषि की जाती है ना। उसके बाद मछली पालन किया जाता है ग्रामीण क्षेत्र में, है ना। उसके बाद जो है आपका पशुपालन किया जाता है, पशुपालन, तो ये सारे क्या है? मछली पालन, कृषि पालन, है ना। मछली पालन, कृषि करना, खेती करना, है ना। उसके बाद पशुपालन, ये सारे क्या आपके प्राथमिक
क्रियाकलाप हैं। तो अधिवास, ग्रामीण अधिवास का मतलब ग्रामीण क्षेत्र, तो ग्रामीण क्षेत्र में लोग इसी प्रकार के काम करते हैं। तो ये सब कार्य किसमें सम्मिलित है? तो प्राथमिक क्रिया, है ना, प्राथमिक क्रिया में सम्मिलित है। यानी प्राथमिक क्रिया में, हाँ, तो एक तरह से प्राथमिक क्रिया जो है, प्राथमिक क्रिया में ये सारे चीज आ जाते हैं आपके, पशुपालन, कृषि, मछली पालन, है ना, पशुपालन, ये सारे क्या आपके प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाया था। खनन आपका प्राथमिक क्रिया है, कृषि आपका प्राथमिक क्रिया है, मछली पालन प्राथमिक क्रिया है, ठीक है। आपके जितने भी वर्क हैं जो आपके पर्यावरण से संबंधित है, किसान काम कर रहे हैं, वो भी आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है। और प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोगों को क्या कहा गया? लाल कॉलर श्रमिक कहा गया। प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोगों को लाल कॉलर श्रमिक कहा गया। तो ऑप्शन आपके ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? प्यारे बच्चों, यहां जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कहीं कहीं गलत हुआ है, ठीक है, कहीं कहीं गलत, मॉडल सेट में भी गलत किया गया है। कभी कभी भारत को टिक लगाया गया, कभी कभी चाइना को, लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कौन सा है? चीन हो जाएगा। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। लेकिन सेकंड नंबर पे कौन सा हो जाएगा? सेकंड नंबर पे आपका भारत हो जाएगा, ठीक है। अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में भी चाय का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है, ठीक है, बड़े पैमाने पर। अगर म्यांमार की बात करें तो यहां जूट का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है, ठीक है। तो यहां आपको जो फर्स्ट नंबर लगाना है, फर्स्ट नंबर पे आपका चाइना आता है, सेकंड नंबर पे चाय का उत्पादन में भारत आता है। तो ठीक है, सबसे बड़ा ना पूछा है तो सबसे बड़ा आपका चाइना होगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो भी टारगेट बेस्ड ज्वाइन नहीं किए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं, टारगेट बेस्ड आपकी जो 2025 आपकी जो चल रही है एप्लीकेशन में, तनु आर्ट्स स्टडी एप्लीकेशन में, तनु आर्ट्स स्टडी एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड कर लेना है और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। और अगर आप प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं हमसे, है ना, अगर आप अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो यह बैच आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और यह बैच जो है आपके ऑफर में मात्र जो है इतना में दिया जा रहा है 499 में, आगे जो इसका प्राइस हो जाएगा 2999 हो जाएगा। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ऑफर में आपकी 499 चल रही है, तो ये आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको जो चीज आप लोग चाहते हैं ना, मॉक टेस्ट हो जाएगा, आपका पीडीएफ नोट्स हो जाएगा, चैप्टर वाइज पांचों सब्जेक्ट का आपका, अगर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रखे हैं वो भी मिलेगा, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, मॉक, उसके बाद गेस क्वेश्चन, मॉडल सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। ये सारी सुविधा आपकी जो है आपके एप्लीकेशन में, आपके बैच टारगेट 450 प्लस बैच में दिया गया। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपकी लाइव क्लास भी चलती है, सारी चीज आपकी वहां तैयारी हो रही है बेस्ट तरीके से। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हमसे तो इस बैच से जरूर जुड़े। ऑफर में आपका जो है मात्र 499 में। और बताइएगा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब में या फिर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको पूरी तरीके से मात्र 499 में बैच दे देगा? अरे आर्ट्स फैकल्टी का पांचों सब्जेक्ट का कोई ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है और एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो आपको मात्र इतना में तैयारी कराएगा? अगर ऐसे देखिएगा तो मात्र 99 रुपए एक सब्जेक्ट का पड़ता है। तो हम आपसे सिर्फ और सिर्फ वही चीज ले रहे हैं जो हमको डेवलपर को देना पड़ता है और जो वर्क करते हैं मेरे अंडर में उन लोगों को देना पड़ता है। इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं लिया जा रहा, ठीक है। तो आप इसको बिना सोचे समझे ज्वाइन करें और अच्छी तरह से तैयारी करें, क्योंकि बच्चे ज्वाइन किए हैं, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उन लोगों को अच्छा तैयारी हो रहा है। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो इस बैच को अच्छा से ज्वाइन करना, ठीक है। और मैं बता देना चाहता हूं इस बैच के बारे में, अगर आप पूछना चाहते हैं, अगर आपको पता नहीं है तो इस नंबर पे मैसेज करें 92 63 0 246 92, इस नंबर पे मैसेज करेंगे या व्हाट्सएप कॉल करेंगे या फिर कॉल करेंगे तो आपको पूरा डिटेल्स में बता दिया जाएगा, ठीक है। अब चलिएगा आगे की अगर बात करें, पूछा गया है कि रूस में सामूहिक कृषि को कहा जाता है, रूस में सामूहिक कृषि को कहते हैं प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं कोला खोज। सामूहिक कृषि या फिर सहकारी कृषि बोले, है ना, सामूहिक कृषि बोले या फिर सहकारी कृषि बोले, फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सिंपल और आसान क्वेश्चन है। इसी तरह से सारी क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलना, ठीक है। सामूहिक कृषि बोले या फिर सहकारी कृषि बोले, दोनों का मतलब क्या हो जाएगा? कोला खोज। इसमें रूस को क्या कहा, रूस में इसको क्या कहा जाता है? कोला खोज कहा जाता है, क्योंकि रूस जो है आपकी साम्यवादी विचारधारा पर चलती है, यानी साम्यवादी विचारधारा पर चलती है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा ना, ऑप्शन आपके बी लॉक हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर पूछा गया स्थानांतरित कृषि को लदांग कहा जाता है। मैंने आपको कहा था सिया, है ना, मलेशिया और इंडोनेशिया, जिस देश के नाम के लास्ट में सिया आए तो ऐसे देश में कर्तन एवं दहन कृषि को, जिसको झूमिंग की कृषि कहते हैं, हमारे देश के उत्तर पूर्वी राज्य में जिसको क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, अलग अलग नाम है इसका। जंगल जला करके खेती किया जाता है उसको, है ना, स्थानांतरित कृषि, जिसको कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। तो अलग अलग देश में इसका अलग अलग नाम है, ठीक है। तो ये जो है स्थानांतरित कृषि को लदांग कहा जाता है। तो ये लदांग कहां कहा जाता है? सिया में, है ना, मलेशिया और इंडोनेशिया में। कहां? सिया, है ना, तो मलेशिया और इंडोनेशिया में। ब्राजील में इसको रोका कहा जाता है ना, ब्राजील में इसको क्या कहा जाता है? रोका।
रोका, और भारत में, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में इसको झूमिंग कृषि कहते हैं। मैक्सिको में क्या कहा जाता है? मिल्पा। मैक्सिको में मिल्पा, मलेशिया और इंडोनेशिया में लदांग, भारत में झूमिंग, ब्राजील में रोका। समझ गए? तो कहां क्या नाम है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब चलना आगे की अगर बात करें, हॉर्टिकल्चर संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, हॉर्टिकल्चर देखिए, फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है फूल उत्पादन, पीसी कल्चर का मतलब होता है पीसी कल्चर का मतलब होता है मछली पालन, है ना। उसके बाद एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम के कीट का पालन, लेकिन हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है सब्जी और फल का पालन, यानी सब्जी और फल का उत्पादन। सब्जी और फल का उत्पादन को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन आपके डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा, रबर किस प्रकार की कृषि है, उपज है? रबर किसके अंतर्गत आते हैं? तो रबर आपके रोपण फसल है। रबर क्या है प्यारे बच्चों? रोपण आपका फसल है, और रबर का उत्पादन सबसे ज्यादा दुनिया में कौन करता है? तो ये मलेशिया करता है, मलेशिया। अब बताइए कि सर मलेशिया इसमें कैसे आगे बढ़ गया? मलेशिया आगे नहीं बढ़ा, मलेशिया पर जो कब्जा करके रखे थे अंग्रेज, उन्हीं लोगों ने मलेशिया में रबर की खेती को काफी ज्यादा विकसित किया। जब छोड़ के चले गए तो मलेशिया वासी अब भी कर रहे हैं उस कृषि को। ठीक है, तो यह बात आप लोग याद रखेंगे कि मलेशिया में सबसे ज्यादा रोपण कृषि का उत्पादन किया जाता है, यानी ऑप्शन आपके ए लोग हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो मैंने कई बार पढ़ाया, कृषि, खनन, पशुचालन, आपके सारे के सारे चीज जो है, जो आपके प्रकृति के पर्यावरण में हो रही है, तो वैसे क्रियाकलाप को प्राथमिक क्रियाकलाप यानी प्राइमरी एक्टिविटी कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? प्राइमरी एक्टिविटी यानी प्राथमिक क्रियाकलाप कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखना, आपके स्क्रीन पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से मिश्रित कृषि की विशेषता की पहचान कीजिए। मिश्रित कृषि, ये दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत एवं दक्ष प्रकार है। नहीं, सिर्फ दुधारू पशु नहीं, तब तो ये डेयरी हो जाएगा ना, तब तो ये क्या हो जाएगा? डेयरी कृषि हो जाएगा। अब कह रहा फसल उत्पादन और पशुपालन पर समान महत्व दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ये राइट है। ठीक है, यानी फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। उसी को क्या कहेंगे? मिश्रित कृषि यानी मिक्स्ड फार्मिंग कहेंगे। उसी को क्या कहा गया? मिश्रित कृषि यानी मिक्स्ड फार्मिंग कहा गया। ठीक है, अब देखिएगा आगे की अगर बात करें, पूछा गया कि निम्न में से कौन बागानी कृषि नहीं है? निम्न में से कौन जो है बागानी कृषि नहीं है? बताइएगा। रबर जो है आपका रोपण कृषि है भाई। रपन क्या है? रबर क्या है? आपका रोपण कृषि है। रोपण कृषि का ही दूसरा नाम क्या है? बागानी कृषि है। मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसमें बागान बनाए जाते हैं ना, अलग अलग बागान बनाए जाते हैं, इसलिए रोपण कृषि को बागानी कृषि भी कहते हैं। और आपका चाय भी आपका रोपण कृषि मतलब बागानी कृषि में आता है। ठीक है, उसके साथ गन्ना भी आपका रोपण कृषि नहीं, आपका रोपण कृषि नहीं, बागानी कृषि में आता है। लेकिन मक्का अगर देखिएगा तो मक्का आपका क्या है? खाद्य फसल है। मक्का आपका क्या है? खाद्य फसल है। तो ये आपके बागानी कृषि में नहीं आएंगे। ऑप्शन आपके डी लोग होगा, ऑप्शन आपके डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा कि कौन सा गलत होता है। अगर गलत हुआ तो स्क्रीनशॉट लेना, याद हो जाएगा। ठीक है, एक से दो बार देखना, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, हाँ कौन टारगेट बैच बिल्कुल अभी दे देंगे, आप लोग कहे टेंशन लेना। ठीक है, टारगेट बैच वाले बोल रहे हैं कि सर पीडीएफ अपलोड कर देंगे, बिल्कुल अपलोड कर देंगे। अभी तुरंत क्लास होगी, तुरंत टीम को बोलेंगे, आपकी 10 मिनट के अंदर अपलोड कर देगा। ठीक है, अब देखिएगा, ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? देखिए, ब्राजील में कॉफी के जो बागान है वो अभी भी यूरोप वासियों के कंट्रोल में है, जिसको क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? फेजेंडा के नाम से जाना जाता है, जिसको फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को सारा चीज है ना। हाँ, अब चलिएगा आगे की अगर बात करें, आगे पूछा गया है कि पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान कहां होता है ना। उसके बाद देखिएगा, यह होता है आपका मिश्रित कृषि में, क्योंकि बागानी कृषि में तो पशुपालन नहीं होता है, स्थानांतरित कृषि में भी पशुपालन नहीं होता है, गहन निर्वाह कृषि में आपका चावल सहित और चावल रहित दो प्रकार की कृषि इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, और मिश्रित कृषि में आपका फसल का उत्पादन और पशु का पालन होता है। तो हम कहेंगे कि पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान जो होता है वो मिश्रित कृषि में होता है, यानी ऑप्शन आपके डी लोग हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब देखिएगा आगे की अगर बात करें, पूछा गया कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में क्या है? प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, प्रति खेतों का आकार छोटा होता है, कृषि भूमि का कम होता है तथा जनसंख्या का अधिक भार होता है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि काफी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर आपका 26, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। इसी तरह से आंसर देना है और इसी तरह से सारी चीज को पढ़ते हुए जाना। तो प्यारे बच्चों, इसमें प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, वाणिज्य, अब देखो वाणिज्य का मतलब होता है धन, पैसा, क्योंकि इस प्रकार की कृषि में काफी ज्यादा पैसा लगता है, काफी ज्यादा धन लगती है। तो ये जो है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन ज्यादा होता है, यानी ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखना, आपके स्क्रीन पर पूछा गया है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में से कौन सी जनजातियों से संबंधित है ना। जनजाति से कौन सी संबंधित है? प्यारे बच्चों देखिएगा, जनजातियों से कौन संबंधित है? हाँ,
आर्थिक क्रियाओं में से कौन सी जनजातियों से संबंधित है? जनजाति लोग कौन से क्रियाकलाप करते थे? ध्यान से देखिएगा, जनजातियों से संबंधित है तो जनजातियों से जो संबंधित है वो आपका हो जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप। यानी जो जनजाति जो जंगल में रहते थे वो लोग क्या करते हैं, अरे जनजाति लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं ना, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, प्राथमिक क्रियाकलाप हो जाएंगे, है ना, क्या हो जाएंगे, प्राथमिक क्रियाकलाप हो जाएंगे। बिल्कुल आपकी सिंपल और आसान चीज है, सारी चीज आपको समझ में आ रही है। चलो आगे की अगर बात करें, पूछा गया कि अंगूर की खेती को कहा जाता है, देखो अंगूर की खेती को कहते हैं विटीकल्चर, अंगूर की खेती को कहते हैं विटीकल्चर, है ना। पीसीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर का नहीं, एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन, और पीसीकल्चर का मतलब होता है आपका मछली पालन, इसको क्या कहते हैं, मछली पालन, है ना। और आपका सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम के कीट का पालन, ठीक है। तो ये हम पढ़ाए थे ना, है ना, जब कृषि के बारे में पार्ट 1 में हम लोग एक्सप्लेनेशन कर रहे थे तो इसके पढ़ाए थे। तो यहां जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपके ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आपके स्क्रीन पर, देखिए ये चैप्टर मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि इसमें आपको बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन बुक 1 में अगर पूछा जाता है कोई चैप्टर से तो चैप्टर आपका प्राथमिक क्रियाकलाप से, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है पहला बुक का ज्योग्राफी से तो इसी चैप्टर से पूछा जाता है, इसलिए आप लोग धैर्यता के साथ मेरी क्लास को कीजिएगा और पूरा तरह से देखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? गेहूं आपका खाद्य फसल है, कोको भी रोपण फसल है, मक्का आपका खाद्य फसल है, राई भी आपका खाद्य फसल है, तो बचा कौन? गेहूं नहीं, आपका कोको क्या हो जाएगा, कोको आपका क्या है, रोपण फसल है, जिसको बागानी कृषि भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, बागानी कृषि भी कहते हैं, समझ गए। अब देखिएगा आगे की अगर बात करें, सहकारी कृषि अधिक सफल रही, तो सहकारी कृषि अधिक कहां सफल रही? डेनमार्क में, क्योंकि सहकारी आंदोलन सबसे ज्यादा जो चला था नीदरलैंड, हॉलैंड, है ना, कई देश में चले थे, लेकिन सबसे ज्यादा सफलता कहां मिली? डेनमार्क में मिली, ठीक है। और सभी किसान अभी भी वहां जो है इसके सदस्य हैं। निम्नलिखित में से कौन एक रेसादार हो जाएगा, रेसेदार, क्या हो जाएगा, रेसेदार फसल नहीं है, रेसेदार फसल नहीं है। अब देखिए प्यारे बच्चों, रेसेदार फसल की जब भी बात की जाएगी तो 3 को याद रखना, क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा एक तरह से पटसन हो जाएगा, पटसन हो जाएगा, सॉरी नहीं, इसको कहेंगे पटसन, पटसन, या फिर इसको जूड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जूड भी कहते हैं, और हमारे गांव देहात में इसको पटुआ कहते हैं, क्या, पटुआ, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा जो है इसको मेस्टा कहते हैं, मेस्टा, मेस्टा आपके क्या है, रेशम का फसल है, और तीसरा जो है आपका कपास, कपास, ये 3 ही है, ये 3 ही आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, इससे बाहर आज तक नहीं पूछा गया है। तो रेशेदार फसल में 3 रेशेदार फसल, पटसन जिसको जूड भी कहते हैं, दूसरा मेस्टा, तीसरा कपास, ठीक है। तो रेशेदार फसल नहीं है, तो कपास आपका रेशेदार फसल है, मेस्टा भी रेशेदार फसल है, जूड भी है, लेकिन कॉफी तो आपका रोपण फसल है, कॉफी आपका क्या है, रोपण फसल है, जिसको बागानी कृषि भी कहते हैं। तो ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, समझ गए। अब देखना आगे क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलापों से संबंधित है? तो प्राथमिक क्रियाकलाप देखिएगा तो ये जो है आपकी कृषि भी, कृषि के अंतर्गत पीसी कल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, सारे कल्चर जो है कृषि के अंतर्गत आते हैं। और कृषि पहले से ही आपका किसमें इंक्लूड है, प्राथमिक क्रियाकलाप में। तो कृषि आपका प्राथमिक क्रियाकलाप हो जाएगा। वानिकी का मतलब होता है बागानी लगाना, जंगल वगैरह लगाना, पेड़ पौधे लगाना, इसको कहते हैं जंगल नहीं, पेड़ पौधे लगाना जिससे फल फलाड़ी यानी फल उपजे, है ना, फल उत्पादन हो, तो ये आपके वानिकी कहलाते हैं, ये भी आपके प्राथमिक क्रियाकलाप है। आखेट का मतलब होता है शिकार करना, तो ये जंगल में शिकार करना, चाहे आप जानवर की शिकार कर रहे हैं या फिर कंदमूल इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके आखेट कहलाएंगे। आखेट और संग्रहण काफी ज्यादा चर्चा हुई थी इस टॉपिक पर, तो ये भी आपके प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो ये सभी के सभी आपका क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो ऑल ऑफ दिस आप टिक करेंगे, क्या करेंगे, ऑल ऑफ दिस आप टिक करेंगे, ठीक है। अब चलिएगा आगे की अगर बात करें, पूछा गया है पंपाज कहां है, ठीक है, काफी सिंपल है क्वेश्चन आपके 33, क्वेश्चन 33, बहुत अच्छी बात है। चलो हाँ, और ज्यादा नहीं है, मात्र देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिर नहीं बोलिएगा कि सर ज्यादा क्वेश्चन है क्या, अरे मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये पूरा बुक का पहला बुक का सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आएगा, तो मैंने तो पहले ही अलर्ट कर दिया आपको, तो इसलिए क्लास को पूरा करना है। पंपाज कहां है प्यारे बच्चों, तो ये पंपाज की अगर बात करें, हाँ पंपाज की अगर बात करें तो दक्षिण अमेरिका में आ जाएगा, साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा पूछा गया है कि सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं, तो उसको कोलक खोज कहा गया था। सोवियत संघ मतलब यूएसएसआर, जो 1991 में टूट गया था, 1991 में टूट गया था, क्योंकि यहां जो है एक कौन सी पार्टी की सरकार थी, सोशलिस्ट पार्टी की सरकार थी, जो 70 साल तक शासन किए थे, है ना, लोगों के दैनिक जीवन में उत्थान नहीं किए थे, है ना, आर्थिक विकास नहीं कर पाए थे, और शॉक थेरेपी जैसा मॉडल को अपनाया और गरीबी में चले गया। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध की लड़ाई चली, जिसके कारण सोवियत संघ 1991 में बिखर गया, और ये 15 गणराज्यों का समूह था। और सोवियत संघ में जब खेती सामूहिक रूप से की जा रही थी, उसको क्या कहा गया था, उसको कहा गया था कोलक खोज। अगर सोवियत संघ की जगह आपको रूस दे देगा कभी, क्योंकि रूस ही सबसे ज्यादा बड़ा पूरे सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी था, मेन जो था वो रूस था, तो सोवियत संघ की जगह कभी आपको रूस दे देगा। अभी भी ऐसे भी पूछा जा सकता है, रूस में सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं, तो
कोला खोज, या फिर सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं तो कोला खोज। समझ गए, उसको क्या कहेंगे, कोला खोज कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखना आपके स्क्रीन पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है। प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है, परिवहन खनन आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है, कृषि आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है, लेकिन आपका आखेट आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है, यह भी आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है, लेकिन तृतीय क्रियाकलाप का आप एग्जांपल देखिएगा, यानी तृतीय क्रियाकलाप का परिभाषा देखिएगा। तृतीय क्रियाकलाप व्यापार यानी विनिमय है ना, विनिमय और विनिमय, हाँ विनिमय और अच्छा व्यापार और विनिमय, व्यापार और विनिमय, व्यापार और विनिमय आपके क्या है, तृतीय क्रियाकलाप हैं। व्यापार यानी विनिमय के अंतर्गत परिवहन आ जाएंगे, परिवहन आ जाएंगे, संचार आ जाएंगे, है ना, परिवहन व्यापार और संचार, है ना, परिवहन व्यापार और संचार, परिवहन व्यापार और संचार, ये तीनों के तीनों आपके तृतीय क्रियाकलाप हैं। तो परिवहन आपके तृतीय क्रियाकलाप हैं, है ना, जैसे कि गाड़ी वगैरह चलती है, रोड वगैरह, ये सब क्या तृतीय क्रियाकलाप है। संचार बातचीत करते हैं, आपका तृतीय क्रियाकलाप है। ये सारे क्या तृतीय क्रियाकलाप है। ऑप्शन आपके ए लॉक हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिएगा आगे की अगर बात करें, खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है, तो कई बार आपका ये क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, तो आपका भूमध्य सागरीय कृषि होगा, यानी ऑप्शन आपके सी लॉक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखना, यूरोप वासियों द्वारा अपने निवेशनों में, उपनिवेशों में, अपने गुलाम देशों में, जिसको गुलाम बना के रखा था, जैसे भारत को रखा था, है ना, भारत हम लोग क्या थे, गुलाम थे ना, यूरोप वासियों अंग्रेजों के गुलाम थे। ठीक है, और वो लोग जबरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे। तो नील की खेती किसमें सम्मिलित है, कॉफी, कहवा, चाय, ये सब क्या है आपका, गन्ना, ये सब आपके रोपण फसल है। तो यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया, तो रोपण कृषि, यानी ऑप्शन आपके बी लॉक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए। अब देखिएगा आगे की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन बागानी फसल नहीं है। बागानी फसल नहीं है, रबर आपका रोपण कृषि है, मतलब अरे रोपण कृषि को ही ना बागानी कृषि कहते हैं। फिर इसमें कंफ्यूज मत होना, पानी को जल कहते हैं, जल को पानी कहते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होते ना आप लोग, तो इसमें फिर क्यों होते हैं। ठीक है, मतलब ये इसका इसी का नाम बागानी कृषि को ही रोपण कृषि कहते हैं, रोपण कृषि को ही बागानी कृषि कहते हैं। तो बागानी फसल या रोपण फसल में कौन नहीं है, रबर आपका रोपण फसल है, चाय भी रोपण फसल है, कॉफी भी रोपण फसल है, लेकिन ये आपका खाद्य फसल है। मक्का क्या है, आपका खाद्य फसल है, ये फसल का भी नाम है, साथ ही साथ सऊदी अरब में पवित्र स्थल का भी नाम है, जहां मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हज यात्रा करने के लिए जाते हैं। क्या करने, हज यात्रा करने के लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है, तो रबर जो आपका रोपण कृषि में आता है, और सबसे ज्यादा रबर का जो उत्पादन करता है वो कौन करता है, मलेशिया करता है, यानी ऑप्शन आपके ए लॉक हो जाएंगे। भूमध्य सागरीय कृषि, प्रारंभिक अस्थायी कृषि, प्रारंभिक अस्थायी कृषि, फिर मिश्रित कृषि, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो गन्ना आपका रोपण फसल है, कॉफी भी है, आपका रबर भी है, लेकिन गेहूं आपका जो है खाद्य फसल है। गेहूं क्या है, आपका खाद्य फसल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, पूछा गया कि संसार के किस भाग में कर्तन एवं दहन कृषि को झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। हम लोगों ने जाना मलेशिया और इंडोनेशिया में कर्तन एवं दहन कृषि को लदांग के नाम से जानते हैं, मैक्सिको और इसके साथ मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके साथ ही साथ बांग्लादेश में अलग नाम से, श्रीलंका में चेना के नाम से जानते हैं, और भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में कर्तन एवं दहन कृषि यानी स्थानांतरित कृषि, जिसको आदिकालीन निर्वाह कृषि भी कहते हैं। यह कृषि का बहुत ही नाम है, मैंने आपको नाम गिना देता हूं, कर्तन एवं दहन कृषि, स्थानांतरित कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि, झूमिंग कृषि, लदांग, मिल्पा, चेना, है ना, ये सब क्या है आपके ब्राजील में, इसको क्या कहा जाता है, रोका कहा जाता है। ब्राजील में कर्तन एवं दहन कृषि यानी स्थानांतरित कृषि यानी झूमिंग कृषि को क्या कहते हैं, रोपा कहते हैं। और ये कृषि पहले के लोग आदिकालीन लोग करते थे, इसलिए आदिकालीन निर्वाह कृषि को इसको कहेंगे। जंगल को दहन करके जला करके करते थे, इसलिए इसको कर्तन एवं दहन कृषि भी कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, कर्तन एवं दहन कृषि भी कहेंगे। तो पूछा गया कर्तन एवं दहन कृषि, तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में ऑप्शन आपके ए लॉक हो जाएंगे, ऑप्शन सी। मध्य अमेरिका में मैक्सिको, इंडोनेशिया में लदांग, और ब्राजील में रोका, श्रीलंका में चेना, और उसके साथ साथ मलेशिया में लदांग। ठीक है, कहां कहां क्या नाम है मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, काफी मैंने वही अलर्ट कर दिया था कि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। अब देखिएगा निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है, खेती आपका प्राथमिक है, बुनाई, हां देखिए व्यापार आपका द्वितीय क्रियाकलाप, व्यापार आपका तृतीय क्रियाकलाप है। व्यापार आगे हम लोग पढ़ेंगे, याद रखना, व्यापार, परिवहन, व्यापार और संचार, परिवहन, व्यापार और संचार आपके क्या है, तृतीय क्रियाकलाप है। ठीक है, बुनाई आपका द्वितीय क्रियाकलाप है, बुनाई क्या है आपका द्वितीय क्रियाकलाप है। ठीक है, ये सारे के सारे जूट उद्योग यानी ऑप्शन आपके ए लॉक हो जाएंगे, ऑप्शन आपके ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, पूछा गया रोपण कृषि के अंतर्गत निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है रोपण कृषि के अंतर्गत, तो आपके चाय जो है रोपण कृषि के अंतर्गत होगा, चावल, मक्का और गेहूं ये आपके खाद्य फसल है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे,
डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, विषुवत रेखीय प्रदेशों में किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं? विषुवत रेखीय प्रदेश में, क्वेश्चन नंबर 44, बहुत अच्छी बात है, गजब क्वेश्चन है। तो ये जो है आपके आखेट और संग्रहण, आखेट मतलब शिकार करना, संग्रहण का मतलब कंदमूल फल फलारी इकट्ठा करना, यानी ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा स्थल अफ्रीका में स्थित है? अफ्रीका में स्थित है कौन सा स्थल? क्वेश्चन नंबर 45 बिल्कुल सही है ना। अफ्रीका में कौन सा जगह आ जाएंगे? तो वेल्ड जो है आपका, वेल्ड जो है आपके अफ्रीका में स्थित है, यानी ऑप्शन आपके सी लोग हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्टनेस हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया किस पशु को पालन के लिए है ना विश्वविख्यात है? ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा अगर पालन होता है ना, ऑस्ट्रेलिया में, क्वेश्चन नंबर 46 है ना, क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा अगर पालन होता है तो भेड़ का पालन होता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, भेड़ का पालन सबसे ज्यादा होता है, तो ऑप्शन आपके बी लोग हो जाएंगे। यानी अलग अलग स्थान में अलग अलग पशु प्रमुख होते हैं, जैसे कि राजस्थान में ऊंट का पालन सबसे ज्यादा होता है, ऊंट क्योंकि रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, यानी रेगिस्तान में काफी ज्यादा पाले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, पूछा गया निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? तो एकल कृषि जो है आपके कौन सा कृषि? चाय, केला और रबर, है ना, ये सभी के सभी, अरे रबर का खेती होता तो रबर ही होगा, है ना, केला होगा तो केला ही, चाय होगा तो चाय, ये सभी के सभी आपके क्या है? एकल कृषि का उत्पादन है। मिश्रित कृषि में चारे का फसल और फसल का उत्पादन किया जाता है, ये आपके नहीं होते हैं, लेकिन ये सब जो है एकल कृषि है, यानी ऑप्शन आपके डी लोग हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, भारत के किस भाग में झूम की कृषि की जाती है? तो भारत के किस भाग में? मैंने आपको बताया भारत के उत्तर पूर्वी भाग में, यानी उत्तर पूर्वी भाग, देखिएगा उत्तर पूर्वी भाग, जैसे कि असम, उत्तर पहले जाइए फिर पूर्व जाइए, उत्तर जाके पूर्व जाइए, ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा असम का तरफ, असम, मेघालय, मिजोरम, तो वहां कर्तन एवं दहन कृषि, झूमिंग कृषि की जाती है, जिसको क्या कहते हैं, है ना, झूमिंग की कृषि कहते हैं, यानी ऑप्शन आपके बी लोग हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्टनेस हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आई रिपीट अगेन, टारगेट बैच के बारे में इस नंबर को आप लोग नोट करके रखिएगा, मैंने तो आपको बता ही दिया, 92630246, है ना, 1 सेकंड प्लीज, है ना, क्योंकि नंबर आपको 9263024692, ठीक है, ये नंबर आपको नोट रखना है, इसमें मैसेज करना है, फिर कॉल करना है, आपको पूरा डिटेल्स बता दिया जाएगा, है ना। और आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, क्लास को लाइक कर देना है, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, इतना दिल से आपको पढ़ाते हैं, और बच्चों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना हमको मोटिवेशन मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए हम मेहनत करेंगे, ठीक है। तो बच्चों तक ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सारा चीज आप लोग काम कर लीजिए, और अच्छी तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं हमसे जुड़ करके, तो ये बैच आपको टारगेट बैच ज्वाइन करना हर हाल में जरूरी है, क्योंकि ज्यादा अच्छे तरीके से जो पढ़ाई होती है, मन एकदम लगा करके जो पढ़ाई होती है आपकी टारगेट पेज में होती है, ठीक है। तो सारी कंटेंट आपको वहां मिलेगी, सारा चीज आपको वहां मिलेगा, ठीक है, ए टू जेड आपकी कंटेंट वही है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, एक तरह से हम लोगों को जितना ज्यादा परिवार होगा, फैमिली होगा, उतना ज्यादा हम लोगों का संघर्ष होगा, और उतना ज्यादा हम लोगों का बेस्ट रिजल्ट होगा। तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको, है ना, बहुत बहुत बधाई हो आपको कि चैप्टर 5 आपकी समाप्ति हो गई, है ना, चैप्टर 5 आपकी एंड हो गया, द एंड पूरा तरीके से आपका हो गया। अब हम लोग चैप्टर 6 में पहुंचेंगे, चैप्टर 6 को स्टार्ट करेंगे, इसी तरह से हम लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, है ना, ठीक है। इसी तरह से हम अगली क्लास में आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।